जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 जीसीसी 1 का। जीसीसी 1 में से कौन सा सब्जेक्ट था? हम तो जीसीसी 1 बोलते हैं, पता भी तो हो ना। बिजनेस, शाबाश, बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड एनवायरनमेंट, ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है। बिजनेस कॉन्सेप्ट एंड एनवायरनमेंट। कोड क्या है? जीसीसी 1। लेक्चर आज का हमारा लेक्चर नंबर 4। चैप्टर चल रहा था हमारा 12 और चैप्टर 12 का आज हमारा आखिरी लेक्चर होगा। यस, चैप्टर 12 आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम चैप्टर 13 शुरू करेंगे। 13 से पहले कुछ हम एमसीक्यूज की डिस्कशन, कुछ सवालों को अटेम्प्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम चैप्टर 13 की डिस्कशन करेंगे। ठीक है। और जैसे आपका चैप्टर एंड होगा आपने इसका टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ऑनलाइन आपके पोर्टल पे टेस्ट सेक्शन में इस चैप्टर का टेस्ट होगा। एक अब चूंकि हमारा जो टेस्ट है वो सीबी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, तो आपने टेस्ट उधर ही अटेम्प्ट करना है। एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज को आपने करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, सिलेक्ट करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर को, और सब्जेक्टिव स्टाइल में आप वहां पे पूरा आंसर अपना टाइप करेंगे। जी, तो शुरू करें, तैयार है? ओके। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? प्रीवियस लेक्चर में हमने मार्केट इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ प्राइस, और एक टॉपिक और था हमारा चेंज, जी नहीं, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ठीक है। आज का जो हमारा एजेंडा है, प्रीवियस चैप्टर्स, प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड या प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड एक हमारा कॉन्सेप्ट है इंतहाई आसान, चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। और पूछता है ये वो एमसीक्यूज में मोस्ट टेस्टेड एग्जाम जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, एक एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद फिर दो कॉन्सेप्ट और है, ये आसान है, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट जरूर है पर लेस इंपॉर्टेंट वाले हैं, पेरिशेबल गुड्स एंड पेरिशेबल एंड एग्रीकल्चर मार्केट। और उसके बाद फिर ई बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस या ऑनलाइन बिजनेस मार्केट को कहते हैं, ये वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, यानी प्रीवियस लेक्चर में, मार्केट इक्विलिब्रियम। मुझे बता सकते हैं कि मार्केट किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होती है? मार्केट उस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में होती है जहां खरीदने वाला जिस पॉइंट पे खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार हो जाता है, उस पॉइंट पे मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है। यानी जिस पॉइंट पे डिमांड बराबर हो किसके? सप्लाई के, ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, सवाल मेरा था, आपसे पूछा था कि क्या मार्केट हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है? आपने कहा नहीं सर, कभी प्राइस बढ़ती है तो लोग खरीदने को तैयार नहीं होते, बेचने वाला तो बेचने को तैयार होता है, और जब प्राइस कम हो जाती है तो बेचने वाला बेचने को तैयार नहीं होता, खरीदने वाला तो खुशी खुशी खरीदेगा। तो उस सूरत में मार्केट डिसइक्विलिब्रियम में होगी। प्राइस जब कम होगी, बताएं डिसइक्विलिब्रियम के सिचुएशन को हमने क्या नाम दिया था? प्राइस जब कम होगी, तो सोचे जरा, प्राइस कम तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, मार्केट में चीजें जल्दी खत्म हो जाएंगी, जब मैं और आप जाएंगे तो चीजें मिलेंगे नहीं, हम कहेंगे शॉर्टेज है। और प्राइस बढ़ गई, प्राइस ज्यादा हो गई, हाँ, अब क्या मार्केट में चीजें पड़ी हुई हैं ऐसे ही, कोई खरीदने को तैयार ही नहीं है, तो सरप्लस में चीजें हैं। क्या है? चीजें सरप्लस में पड़ी हुई है। तो मार्केट में ये जो डिसइक्विलिब्रियम है, जहां पे कभी चीजें ज्यादा पड़ी होती हैं, कभी हम जाएं तो खरीद चीजें होती ही नहीं है, यानी कभी शॉर्टेज कभी सरप्लस, तो ये मार्केट हमेशा शॉर्टेज और सरप्लस में रहती है क्या? नो, ये वापस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? रिस्टोर हो जाती है मार्केट, किसमें? इक्विलिब्रियम में। क्लियर हो गई बात? शॉर्टेज और सरप्लस की बात भी क्लियर है, इक्विलिब्रियम भी क्लियर हो गया। ओके। उसके बाद फिर अगला हमने टॉपिक पढ़ा था मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, मूवमेंट किससे कहते हैं? चेंज इन डिमांड, डिमांड में चेंज किस वजह से? उसके अपनी प्राइस की वजह से अगर ये डिमांड चेंज होती है तो इसको हमने नाम दिया था, ये मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व है, जिसका दूसरा नाम क्या था? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, चेंज इन
क्वांटिटी डिमांडेड। अच्छा, मूवमेंट अलोंग डिमांड करके चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में एक बात और बताई थी, इसमें जब हम डिमांड को चेंज करते हैं तो वो जो चेंज है वो रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको कि अलोंग डिमांड कर्व, यानी सेम डिमांड कर्व के ऊपर रह के डिमांड को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट था शिफ्ट इन डिमांड कर्व, बताएं वो कौन सा था, वो कैसा कॉन्सेप्ट है? चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एनी नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट, किसी भी नॉन प्राइस फैक्टर या नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से जब चेंज आए तो उसको हम नाम देते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। शिफ्ट में क्या होता है? इंटायरली एक न्यू डिमांड कर्व क्रिएट हो जाता है। क्या होता है? इंटायरली न्यू डिमांड कर्व क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ गई? चलें इधर से ही हम कहानी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, कोई सवाल यहां तक? शाबाश, कोई सवाल नहीं है? ओके। ये कौन सा कर्व है? डिमांड कर्व, डिमांड कर्व डी नॉट, डी नॉट। अच्छा, एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, उसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। मार्केट में एट द सेम टाइम क्या दो डिमांड कर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं? दो डिमांड कर्व एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे डी नॉट और डी वन था। नो, क्यों नहीं? जी, क्या ये दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, डी नॉट डी वन? नहीं। सप्लाई कर दो एग्जिस्ट कर सकते हैं? इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये बात हमें समझ आ जाएगी। इस वक्त फॉर एग्जाम्पल प्राइस ये है, ये प्राइस है, ये डिमांड होगी ना? मुझे बता सकते हैं ये डिमांड किस वजह से है? ये प्राइस की वजह से डिमांड है। ये प्राइस किस वजह से है? सर ये डिमांड में चेंज किस वजह से है? नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से। आप देख सकते हैं कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है, तो इंटायरली न्यू डिमांड कर्व का क्रिएट होना ये कहलाता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। डी नॉट जब कॉन्स्टिट्यूट होता है तो क्या उसके बाद फिर डी वन जब कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो क्या डी नॉट रह सकता है फिर जिंदा? खुद ब खुद ये मर जाएगा। अब कैसे? एग्जाम्पल से सुने। मौसम अच्छा था, जब प्राइस ये थी तो हम इतना डिमांड कर रहे थे, जब प्राइस ये थी तो हम इतना डिमांड कर रहे थे, हम ये समोसे डिमांड कर रहे थे। हम उस वक्त 2 समोसे डिमांड करते थे, हम उस वक्त 2 क्वांटिटी में समोसे डिमांड करे, समोसे 2। ठीक है, अब जब मौसम अच्छा हो गया, अब जब हम मौसम अच्छा हो गया, अब हम क्या करते हैं? समोसे वाले से कहते हैं, समोसे वाले भैया मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व के 2 समोसे दे दो और 2 समोसे शिफ्ट इन डिमांड कर्व के दे दो। मौसम अच्छा है तो मैं डिमांड को बढ़ा रहा हूं, नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से 2 समोसे रोजाना में प्राइस की वजह से खाता हूं, वो भी दे दो। समोसे वाला क्या कहेगा? अरे भाई कहना क्या चाहता है? हम कहेंगे 4 समोसे। ओके, पहले नहीं कह सकता था? और यही तो मैंने बात की है, यही तो मैंने बात की है। अगर समोसे वाले ने थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो वो पता है क्या कहेगा? आप जाते हो उसके पास, मुझे 4 समोसे चाहिए, वो कहेगा ये 2 समोसे ले लो, आप रोजाना 2 समोसे खाते हो प्राइस की वजह से, ये आज मौसम अच्छा है तो दोस्त भी आया है, ये 2 समोसे और ले लेना। आज नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से, क्या पढ़ा नहीं आपने? मौसम अच्छा हो डिमांड बढ़ जाती है, टेस्ट है आपका इंक्रीज तो टेस्ट के साथ तो डिमांड, उसका डिटरमिनेंट है ये फैक्टर, तो डिमांड को भी इंक्रीज करूंगा। भाई जल्दी दो, बातें ना करो, अब बातें ना करो, इधर समोसे दो। तो अल्टीमेटली 4 समोसे ही आ रहे हैं, अल्टीमेटली 4 समोसे ही आ रहे हैं, तो या 2-2 करके आ रहे हैं,
नहीं, डायरेक्ट जो है वो 4 आ रहे हैं। तो बताएं शाबाश, ये हमने बीच में जो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाया था ये हम खत्म करेंगे। अब ऐसे नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वो 400। मार्केट में कभी ऐसे नहीं होता कि दो डिमांड कर्व एग्जिस्ट कर रहे हो, एट द सेम टाइम एक डिमांड कर्व ही होगा। एट द सेम डिमांड कर्व, एट सेम टाइम एक डिमांड कर्व ही होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। ओके, ये बस बात खत्म हो गई। ये जब यूज होगी ना किसी एमसीक्यूज में, सवाल में, फिर दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। ये है डी नॉट और डी वन। इस वक्त प्राइस ये है, तो हम इतनी चीजें डिमांड कर रहे हैं, सही है। ये बताएं साबिश क्या हो रहा है, ये बताएं साबिश क्या हो रहा है। डिमांड बढ़ रही है ना, प्राइस उतनी ही है, डिमांड बढ़ रही है। प्राइस उतनी है, डिमांड बढ़, डिमांड में इजाफा हो रहा है। पहले हम इतने यूनिट्स डिमांड कर रहे थे, पहले हम इतने यूनिट्स, अब हम ये प्लस ये यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। बताएं डिमांड में इजाफा हो रहा है, किस वजह से इजाफा हो रहा है? नॉन प्राइस सेटलमेंट की वजह से डिमांड में इजाफा हो रहा है, यानी इंक्रीज इन डिमांड है। इसको हमने नाम क्या दिया था? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अच्छा, यहां पे तो मौसम फेवरेबल था तो डिमांड इंक्रीज कर रही है। अगर तो गर्मियां आ जाए तो गर्मियों में तो समोसे की डिमांड कम हो जाती है। अब बताएं शाबाश क्या होगा उस सूरत में? उस सूरत में डिमांड कम हो जाएगी, कम होगी तो फिर क्या करूं? हाँ, ये डिमांड थी, अब अगर मौसम चेंज हो गया है तो क्या होगा? ये डिमांड कम हो जाएगी। बताएं पहले ये डिमांड थी ना, प्राइस की वजह से ये डिमांड थी, अब ये डिमांड में जो कमी आई है ये किस वजह से है? ये नॉन प्राइस की वजह से डिमांड में कमी है। तो याद रखें, डिमांड जैसे बढ़ रही थी वैसे डिमांड कम भी हो सकती है, डिमांड कम भी हो सकती है। यह है डिमांड में इजाफा, यह है डिमांड में कमी। डिमांड इंक्रीज भी, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है अगर इंक्रीज हो रही है तो, ठीक है। लेकिन ये है तो शिफ्ट ही ना, शिफ्ट ना। शिफ्ट का इसका मतलब यह है कि शिफ्ट के केस में इंक्रीज भी पॉसिबल है, डिक्रीज भी पॉसिबल है, इंक्रीज भी पॉसिबल है, डिक्रीज भी पॉसिबल है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि इंक्रीज या डिक्रीज, आप इंक्रीज डिक्रीज बताएंगे, मैं आपको फैक्टर बताऊंगा। ओके, ये डिमांड है, ये डिमांड है, फॉर एग्जांपल ये डिमांड है, हीटर की डिमांड है, ये डिमांड है हीटर की डिमांड, और सर्दियां शुरू हो गई, डिमांड इंक्रीज। सो ये वाला ना D1 ना, D1। ओके, गर्मी आ गई तो हीटर की डिमांड कम, तो कम तो कम तो D2, ऐसे ही है ना, D2। हाँ, डिमांड ऐसे इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ईद आ रही है, नए कपड़ों की डिमांड D1। ईद गुजर चुकी है, अब नए कपड़ों की डिमांड कम हो जाएगी। गर्म कपड़ों की डिमांड सर्दियों में, गर्म कपड़ों की डिमांड सर्दियों में, गर्म कपड़े सर्दियां, डिमांड ज्यादा, D1 डिमांड ज्यादा, और गर्मियों में गर्म कपड़ों की डिमांड कम, D2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उससे डिमांड कम हो जाएगी। इसको कहते हैं राइटवर्ड शिफ्ट या अपवर्ड या इंक्रीज इन डिमांड। यस, D1 डिमांड हो जाएगी, गुजरने के बाद D0 पे नहीं आएगी? अभी नहीं, अभी नहीं, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ठीक है, इसको कहते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन। मैंने अज्यूम किया ना, बस प्राइस ये है, इधर ही है, मैं इधर से देख रहा हूं, इधर से ऊपर, इधर से ही नीचे, बाकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अल्टरनेटिव नाम देखें, राइटवर्ड शिफ्ट को शिफ्ट भी कहते हैं, इसको कहते हैं, ये लेफ्टवर्ड है, ये राइटवर्ड, अपवर्ड भी कहते हैं इसको। क्या? इसको क्या कहेंगे?
इसको दूसरा नाम देते हैं आउटवर्ड, और इसको इनवर्ड। इनवर्ड मींस के टुवर्ड्स द ओरिजिन, आउटवर्ड मींस अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। और भी नाम है, एक नाम और है, वो भी यूज कर सकता है, राइज इन डिमांड, और अक्सर यूज करता है। ये क्या होगा? फॉल इन डिमांड। शाबाश, फॉल इन डिमांड। ये सारे अल्टरनेटिव टर्म्स वो यूज कर सकता है। बात समझ आ गई यहां तक? राइट वर्ड भी पॉसिबल है, लेफ्ट वर्ड भी पॉसिबल है। तो दो, और सप्लाई में, सप्लाई में भी यही सेम चीजें हैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन सप्लाई ऑन आल्सो। ये S0 है, S1 S2 भी ऐसे भी हो सकता है, यानी ये चेंज सप्लाई में भी पॉसिबल है। ये सप्लाई में क्या होगा, ये सप्लाई में क्या होगा अभी मैं बताऊंगा, आप लोग नहीं, अब मैं बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल ये है पहले प्राइस, प्राइस पहले ये थी, तो सप्लाई S0 पे, S0 पे पहले देखेंगे ना हम। प्राइस फैक्टर, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। अब देखिएगा, ये बताए शाबाश क्वांटिटी प्राइस की वजह से ना, तो S0 बन रहा है, यानी मूवमेंट अलॉन्ग सप्लाई कर्व। ये मुझे बता सकते हैं क्या हो रहा है सप्लाई में? डिक्रीज है। क्वांटिटी पहले ये थी, अब क्वांटिटी ये हो गई है। पहले ये क्वांटिटी थी, अब क्वांटिटी ये हो गई है। बताएं सप्लाई में इंक्रीज है डिक्रीज है? इंक्रीज इन सप्लाई है, इंक्रीज इन सप्लाई। ये कर्व है तो ये राइटवर्ड हो गया। मैं लिख सकता हूं कि राइटवर्ड शिफ्ट है, ये राइटवर्ड शिफ्ट लिख सकता हूं ना, ये राइटवर्ड शिफ्ट है। वो क्या होगा फिर, वो क्या होगा फिर? शाबाश, ये देखिएगा कि उसमें कमी कितनी आ रही है। ये सप्लाई में कमी है, ये सप्लाई में क्या है? कमी। तो क्या, इसको क्या नाम दूं? शाबाश, ये है लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अच्छा, अब मेरा आपसे सवाल, क्या मैं इसको आउटवर्ड कह सकता हूं? क्या मैं इसको इनवर्ड कह सकता हूं? नहीं, वो टर्म्स ये सप्लाई के लिए यूज नहीं हो सकते। क्या मैं इसको अपवर्ड कह सकता हूं, हालांकि देखने में डाउनवर्ड है? अपवर्ड कह सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसको डाउनवर्ड कह सकता हूं? डाउनवर्ड का मतलब कम होना। सप्लाई तो कम यहां पे हो रहा है, लेकिन ये है अपवर्ड। अपवर्ड से मुराद ऊपर की तरफ होता है ना, ऊपर की तरफ होता है ना। लेकिन हम इधर खड़े होके तो ऊपर की तरफ नहीं देख रहे होते, हम तो ओरिजिन पे हमेशा खड़े होके देख रहे होते। तो मैं इसको राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड कह सकता हूं, लेकिन ये वाले दो अल्फाज यूज नहीं कर सकता। इसी तरह ये वाले दो अल्फाज यूज नहीं कर सकता। क्या मैं इसको राइज इन सप्लाई कह सकता हूं? राइज मींस ज्यादा। यस, मैं इसका दूसरा नाम राइज रख सकता हूं, पर इसके अलावा कोई दूसरे टर्म नहीं यूज कर सकता। राइज इन सप्लाई। बात हमें समझ आ गई? और ये बताएं शाबाश, फॉल इन सप्लाई का लफ्ज यूज कर सकता हूं, क्योंकि फॉल आप देख भी सकते हैं, फॉल आप देख भी सकते हैं। ये क्वांटिटी Q2 फॉल आप देख सकते हैं, तो राइज या फॉल इन सप्लाई में यूज कर सकता हूं। मैं आउटवर्ड और इनवर्ड यूज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इनवर्ड और आउटवर्ड ओरिजिन पे खड़े होकर देखे जा सकते हैं। और अपवर्ड और डाउनवर्ड क्यों अल्फाज यूज नहीं कर सकता? क्योंकि वो भी ओरिजिन पे खड़े होकर देखे जाते हैं, क्या इनवर्ड है या आउटवर्ड है, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। बात समझ आ गई? तो सप्लाई के लिए ये वाले अल्फाज आप नहीं देखेंगे, कहीं पे नहीं लिखे होंगे। हाँ, ये वाले अल्फाज राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड और राइज एंड फॉल, ये डिमांड के लिए भी यूज होंगे, सप्लाई के लिए भी यूज होंगे। डिमांड के लिए एडिशनल दो और, यानी टोटल 4 बताए हैं मैंने अल्टरनेटिव्स, और सप्लाई के लिए 2 हैं, याद रखेंगे। अब वो जो स्टडी टिप में लिखा हुआ था प्रीवियस लेक्चर में जो हमने बात की थी, ये उसको मैंने कंप्लीट किया है आज। ये देखिएगा, ये देखिएगा, एक चीज मैंने इसमें स्टिल नहीं बताई, वो भी बताऊंगा।
वो भी हम देखते हैं। राइज, राइटवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, फॉल, लेफ्टवर्ड, इनवर्ड, डाउनवर्ड। ये डिमांड के लिए है, सप्लाई के लिए उसने बताया नहीं, बस सिर्फ इतना लिख दिया था, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू सप्लाई। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू। तो ऐसे नहीं है भाई, सेम कॉन्सेप्ट तो ठीक है, कॉन्सेप्ट सिमिलर है, पर अल्फाज जो है वो सारे यूज नहीं होते। ठीक है, और मूवमेंट के लिए जो अल्फाज यूज होते हैं वो है एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कौन से? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? एक्सटेंड करो, एक्सटेंड है बढ़ाना, बढ़ाना। और कॉन्ट्रैक्शन सुकड़ जाना, सुकड़। तो मींस के जब हमारा डिमांड इंक्रीज करेगी प्राइस की वजह से, तो इसके लिए इसका दूसरा नाम है एक्सपेंशन। और प्राइस की वजह से जब डिमांड डिक्रीज होगी तो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। मुझे तो ऐसे बात नहीं समझ आएगी, आपको कैसे बात समझ आती है? आपको बात समझ आ जाती है ऐसे? वो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जिनको बात नहीं समझ आती, मुझे एक मौका मिल जाता है ना समझाने का। कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन देखते हैं। ये कर्व है डिमांड कर्व। ठीक है, डिमांड कर्व पे पहले इस वक्त जो है वो प्राइस, फॉर एग्जांपल ये है प्राइस पी नॉट। अब प्राइस रिड्यूस होके हो गई है प्राइस पी 1। बताएं जब प्राइस कम हो गई तो डिमांड बढ़ जाएगी ना, पॉइंट ए पॉइंट बी। पहले क्वांटिटी थी ये, अब क्वांटिटी ये हो गई है क्यू नॉट क्यू 1। पहले हम इतने यूनिट्स खरीदते थे, अब जब प्राइस कम हो गई तो आप कितने खरीद सकते हैं? इतनी खरीद सकते हैं। अब ज्यादा खरीद रहे हैं ना, ज्यादा कैसे खरीद रहे हैं? ज्यादा कैसे खरीद रहे हैं? प्राइस कम हुई है तो अब हम कितने यूनिट ज्यादा खरीद सकते हैं? इतने यूनिट्स हम ज्यादा खरीद सकते हैं। ये इजाफी एडिशनल यूनिट अब मैं खरीद सकता हूं। ये क्या है? ये क्या है शाबाश? ये डिमांड में इंक्रीज है कि नहीं? डिमांड में इंक्रीज किस वजह से है? ये शाबाश किस वजह से? प्राइस की वजह से है। तो प्राइस की वजह से डिमांड में इंक्रीज आए तो इसको तो कहते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। हाँ, कहते हैं मूवमेंट है। मूवमेंट में इंक्रीज या डिक्रीज दोनों आ जाएगा, लेकिन अगर ये खास तौर पे इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या नाम, ये खास तौर पे जैसे इंक्रीज है तो इसको क्या नाम देंगे हम? एक्स टेंशन। अगर प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर रही हो तो कॉन्ट्रैक्शन। तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर डिमांड कम हो जाएगी ना, फिर इसको मैं नाम दूंगा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। ठीक है, बात हमें समझ आ गई। शिफ्ट में कौन से अल्फाज यूज होते हैं? राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइज, फॉल, इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ये सारे अल्फाज। मूवमेंट में कौन से होंगे? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। थोड़े थोड़े से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, थोड़े थोड़े से अल्फाज जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये सारी कंफ्यूजन हमारी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो पहले देखिएगा, वो पहले देखें। पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 खोलें जरा, 2 देखें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 सब छोड़ें, पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 देखें। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में क्या लिखा हुआ है शाबाश? लॉ ऑफ डिमांड। ब्रैकेट में देखें, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड, यानी प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज, यही इसका मतलब है ना। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन डिमांड। ऑन डिमांड का मतलब क्या होता है?
कि प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज, किस में? डिमांड में चेंज। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 जरा देखिएगा, 4 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन सप्लाई, बताए शाबाश, क्या है ये? क्या है ये? के चेंज इन प्राइस की वजह से सप्लाई में चेंज। क्लियर हो गई ये बात? चलें, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 की हेडिंग अब देखिएगा जरा। अब पढ़े, शाबाश शाबाश शाबाश, पढ़े। क्या लिखा हुआ है? चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। आगे ब्रैकेट में देखें क्या लिखा है? इफेक्ट ऑफ डिमांड सप्लाई ऑन प्राइस। अब की बार डिमांड और सप्लाई की वजह से प्राइस में चेंज, यही मतलब है ना इसका। अब देखिएगा, आप देखिएगा क्या लिखूं, इधर लिखवाएं कुछ, शाबाश कुछ लिखवाएं। चेंज इन डिमांड या चेंज इन सप्लाई की वजह से प्राइस में चेंज, यानी अब हम डिमांड को या सप्लाई को चेंज करेंगे, उसकी वजह से चेंज किस में आएगा? प्राइस में चेंज आएगा। तो बात कहानी समझ आ गई? जब थीम समझ आ गया तो आगे जो है वो आसान है, आगे आसान है। क्लियर? अब मैं चेंज करूंगा, उसके बाद फिर आपने मुझे बताना है। चले आ जाए। अच्छा, ये नाम क्या था इसका? चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, ऐसे ही था ना? चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। ओके, हम इधर भी कर सकते हैं, हम उधर भी जा सकते हैं, हम बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर ज्यादा सही रहता है इधर? हाँ चलो बोर्ड पर चलते हैं। हाँ, बैठे नहीं दोगे ना मुझे? करो रेस। नहीं, ये सारी बातें लिखी हुई है, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। चले, टॉपिक हमारा चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक मार्केट इक्विलिब्रियम। मैं ड्रॉ करूंगा क्या? मार्केट इक्विलिब्रियम। ये हो गया मेरा मार्केट इक्विलिब्रियम। डी नॉट एस नॉट, जिस पॉइंट पे दोनों, ये होगा हमारा, यानी इस पॉइंट पे खरीदने वाला खरीदने को तैयार और बेचने वाला बेचने को तैयार है। क्या ये मार्केट इक्विलिब्रियम है? क्या मैं कह सकता हूं इसको? यस। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे कि क्या मैं इस पॉइंट को चेंज कर सकता हूं? क्या मैं इस पॉइंट को चेंज कर सकता हूं? कैसे चेंज करूं? शाबाश, शिफ्ट करके। किस चीज को? डिमांड को चेंज करूं। क्या डिमांड सिर्फ शिफ्ट होती है? सप्लाई कर भी शिफ्ट हो सकता है ना, सिर्फ डिमांड कर थोड़ी होगा शिफ्ट। दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करूं तो, दोनों में से किसी एक को शिफ्ट करूंगा तो एक नई शक्ल, एक नई सूरत सामने आएगी, एक नई सूरत सामने आएगी। तो याद रखो बच्चों, शिफ्ट के केस में 4 डिफरेंट सिचुएशन पॉसिबल है, 4 डिफरेंट सिचुएशंस पॉसिबल है, 4 सिचुएशन पॉसिबल है। नंबर 1, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। नंबर 2, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। नंबर 3, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। और नंबर 4, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। ठीक है? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन, यानी देखें, हमने डिमांड और सप्लाई दोनों को चेंज करना है। हमने डिमांड को भी शिफ्ट करना है, हमने सप्लाई को भी शिफ्ट करना है। दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम हमारा चेंज हो जाएगा। सर डिमांड को चेंज करना है, कैसे करूं? डिमांड को राइटवर्ड करूं, लेफ्टवर्ड करूं, दोनों में से किसी को भी करें तो इक्विलिब्रियम चेंज। ठीक है ना? ओके,
अब कौन सा करें पहले राइट डिमांड को शिफ्ट करें, सप्लाई को शिफ्ट करें? डिमांड में तो दो शिफ्ट पॉसिबल है, राइट भी है लेफ्टवर्ड भी पॉसिबल है, तो पहले कौन सा करूं? राइटवर्ड शिफ्ट, ये मैं करने लगा हूं। अच्छा अब हम कर क्या रहे हैं वैसे? ये मैं ये साबित करने लगा हूं कि डिमांड की वजह से प्राइस में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो तैयार है? उसके लिए सबसे पहला काम हमने ये करना है भाई कि हम एक जो है वो मार्केट इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे। ओके, एक मार्केट इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे। मार्केट इक्विलिब्रियम ये है डी नॉट और एस नॉट, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट ई नॉट। ठीक है, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, ऐसे ही है। ये पी नॉट और ये क्यू नॉट। अच्छा अब आपसे सवाल पूछता हूं, सोच समझ के जवाब देना है। हम कर क्या रहे हैं? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड। ये डिमांड कर्व राइटवर्ड शिफ्ट ऐसे ही हुआ होगा या कोई वकुआ, कोई वारदात हुई होगी? हाँ, ये कोई वकुआ क्या हो सकता है? शाबाश, कोई भी नॉन प्राइस फैक्टर चेंज हो सकता है। नॉन प्राइस फैक्टर चेंज हो गया, कैसे चेंज होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई नॉन प्राइस की एग्जांपल दे दो। कॉस्ट ऑफ इनपुट, यही है ना? क्यों नहीं? वो तो सप्लाई का है। शाबाश, ये गलती नहीं करनी। अगर हम डिमांड कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं डिमांड को, तो सबसे पहले डिमांड के नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट कौन से हैं वो हमें जानना जरूरी है। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। चेंज कैसे करूं? ऐसे चेंज करो कि इसकी वजह से डिमांड में क्या है? राइटवर्ड में तो इजाफा होता है ना। हाँ बताएं फिर क्या करूं? नंबर ऑफ बायर को बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ बायर ज्यादा तो डिमांड भी ज्यादा। मुझे बताएं, नंबर ऑफ बायर प्राइस डिटर्मिनेंट है, नॉन प्राइस है? नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट की वजह से क्या होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। बताएं, राइटवर्ड होगा लेफ्टवर्ड होगा? डिमांड जब ज्यादा तो ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा। डिमांड कर्व राइटवर्ड तो ये होता है ना। हाँ तो ये राइटवर्ड ही तो, ये देखिए ये राइट ही तो है। क्या मसला क्या इसमें? ये डिमांड, ओहो मेरे से गलती हो गई। आप तो नहीं करेंगे ये गलती, देख लें। ठीक है, ओके, डिमांड कर तो ये होता है। अच्छा डिमांड कर राइटवर्ड। अब इसमें क्या मसला है? ये लेफ्टवर्ड है, तो फिर राइटवर्ड कहां होता है? ठीक है, ये जो मैंने गलती की आप रिपीट तो नहीं करेंगे? गलती रिपीट नहीं करनी, बस मेरे से हो गई जितनी होनी थी, आप नहीं करेंगे रिपीट जी। शाबाश, ये D1, ये मैंने क्या किया है? डिमांड कर को मैंने शिफ्ट किया है। और क्या कहां कैसे शिफ्ट किया है? राइटवर्ड शिफ्ट किया मैंने डिमांड कर को मैंने राइटवर्ड शिफ्ट किया है। मुझे बताएं, न्यू इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे बनेगा? शाबाश, जहां पे ये D0 और S1 है तो ये न्यू इक्विलिब्रियम पे प्राइस मुझे बता सकते हैं? प्राइस P1, क्वांटिटी बता सकते हैं? क्वांटिटी इज Q1। ये क्या हो रहा है बता सकते हैं? यस, क्या हो रहा है? प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी भी, प्राइस अप, क्वांटिटी भी अप मींस इंक्रीज, प्राइस भी बढ़ रही है और जी। ये था शिफ्ट इन डिमांड कर्व और राइटवर्ड शिफ्ट था, बिल्कुल ठीक है, राइटवर्ड शिफ्ट। अब नेक्स्ट कौन सा करें? डिमांड का करें और लेफ्टवर्ड ही करें। ठीक है, डिमांड का करते हैं और लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमने? सीखते रहे, साथ साथ रूल्स सीखते रहे। सबसे पहले इक्विलिब्रियम। देखिए, चेंज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले
कोई ओरिजिनल वैल्यू होगी तो हम चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 पॉइंट्स में कैलकुलेट करें चेंज तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि सिंगल पॉइंट में चेंज कैलकुलेट करें तो पॉसिबल है? सिंगल में कहां चेंज कैलकुलेट, चेंज का मतलब तो तब्दीली है कि ओरिजिनल और न्यू में कोई फर्क हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई एक इक्विलिब्रियम तो आइडेंटिफाई करेंगे, एक ओरिजिनल इक्विलिब्रियम ई नॉट, ये आ गया पी नॉट और क्वांटिटी क्यू नॉट। अब हमने क्या करना है, हमने इस इक्विलिब्रियम को चेंज करना है। कैसे चेंज करूं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट करूं किसको? डिमांड कर्व को। मुझे बताएं कि ये इक्विलिब्रियम ऐसे चेंज होगा या कोई वकुआ, कोई वारदात हुई होगी? हाँ, वो वारदात बताएंगे आप। वह डिमांड में चेंज, कैसे चेंज? शिफ्ट, शाबाश। नॉन प्राइस किसी डिटर्मिनेंट को हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करूं नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट को? ऐसे चेंज करें जिससे क्या हो, डिमांड रिड्यूस हो, डिक्रीज हो। कोई नॉन प्राइस डिटरमिनेंट बताएं और इसको ऐसे चेंज करवाएं कि जिसकी वजह से डिमांड चेंज हो रही हो। नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट, नेगेटिव एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या होगा? डिमांड कम होगी, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है, उसकी वजह से डिमांड कर्व शिफ्ट होगा। ऐसा ही है ना? तो इसकी वजह से मैं ये ठीक है। क्या प्रॉब्लम है? ये डिमांड कर्व नहीं है, ये डिमांड कर्व नहीं है। कोई नहीं, मेरे से गलती हो जाती है, गलती तो अच्छी होती है जैसे दाग अच्छे होते हैं। क्या करूं फिर? डिमांड को ही डाउनवर्ड करूं, डाउनवर्ड ये होगा D1। ठीक है, कभी तो ये गलती ठीक हो जाएगी, कभी तो ये मसला नहीं होगा जब मैं एक्सपर्ट बनूंगा। ये वो गलतियां हैं जो आप करते, आपसे मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ये नहीं बच्चे ये गलती करते हैं अमूमन। ठीक है, ये है E1। बताएं सबस, क्या हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट को चेंज किया? इक्विलिब्रियम E0 से E1 पे आ गए। बताएं हमने कैसे किया? डिमांड को चेंज करके। कैसे? डिमांड को शिफ्ट करके। कैसे शिफ्ट किया? लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। क्या ऐसे ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ होगा? नहीं, किसी नॉन प्राइस डिटरमिनेंट की वजह से डिमांड में चेंज आया होगा, और चेंज भी ऐसे होगा जिसकी वजह से डिमांड कम हो रही होगी जी। अब बताएं शाबाश, क्या हुआ? प्राइसेस क्या हो रही हैं? कम, और क्वांटिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। प्राइस भी कम और क्वांटिटी भी, तो प्राइस डाउन, क्वांटिटी भी डाउन। क्वांटिटी भी कम हो रही है ना? बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट था? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ऐसी है। ओके, दोगे। अब नेक्स्ट कौन सा करना है? और कॉन्सेप्ट, अब और पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी है। यस सर, सप्लाई कर्व को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए क्या चाहिए मुझे? पहले ओरिजिनल इक्विलिब्रियम D0 S0, D0 और S0 जी। कैसे चेंज करूं? सप्लाई को कर्व को कैसे चेंज करूं? राइटवर्ड शिफ्ट करूं। उसके लिए पहले मुझे इक्विलिब्रियम देखना पड़ेगा। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम है E0, प्राइस एट P0 एंड क्वांटिटी एट Q0। अच्छा मुझे बताएं, ये सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करना है, सप्लाई कर्व राइटवर्ड ऐसे ही शिफ्ट हुआ होगा या कोई वारदात, कोई वकुआ होगा? अब मुझे वकुआ बताएं शाबाश। शिफ्ट हो रहा है तो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट चेंज हुआ होगा। कोई नॉन प्राइस डिटरमिनेंट कोई बता दे। इनडायरेक्ट टैक्सेस, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी, ये नॉन प्राइस डिटरमिनेंट है। इसको ऐसे चेंज करें कि सब सप्लाई इंक्रीज हो। टैक्सेस कम तो कॉस्ट कम, कॉस्ट कम तो सप्लाई ज्यादा, कॉस्ट कम तो सप्लाई ये ज्यादा। बताइए, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, न्यू इक्विलिब्रियम इधर बनेगा ना, इट E1, तो प्राइस क्या हो रही है? कम, क्वांटिटी Q1। ठीक है, बताएं साहब, बस ये क्या हुआ? प्राइस कम, क्वांटिटी ज्यादा। तो क्या मैं लिख सकता हूं प्राइस अप
क्वांटिटी सप्लाइड वो डाउन, ठीक है। ये प्राइस, शाबाश, प्राइस कम हो रही है ना, प्राइस कम हो रही है ना, और क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है। बताएं शाबाश, इसको क्या लिखूं इधर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट था? राइट वर्ड शिफ्ट इन सप्लाई। और एक और रह गया, वो नहीं करवाऊंगा मैं, आप खुद ही करें। लेफ्ट वर्ड से आप खुद ही करें, ये सारे मैं करवाऊंगा तो फिर आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? आप क्या प्रैक्टिस करेंगे? फिर तो सारा कुछ मैंने करवाया ना, पेपर मैंने देना है क्या? मेरा तो पेपर पास है, मैंने तो नहीं देना। चलें जी, ये 3 हो गए। और 4th डायग्राम ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। वैसे आपको पता है, वैसे आपको पता है कि होगा कैसे, ठीक है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको आपका कॉन्सेप्ट पक्का करना था, वो ये है कि लॉ ऑफ डिमांड कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस ज्यादा डिमांड कम, ऐसे ही है, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड। बताएं शाबाश, लॉ ऑफ डिमांड के साथ ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? इफेक्ट ऑफ डिमांड ऑन प्राइस, प्राइस का इफेक्ट डिमांड के ऊपर, प्राइस का इफेक्ट देखना था डिमांड के ऊपर, ऐसे ही है ना। ये जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 है, इसमें हमने क्या किया? डिमांड का इफेक्ट देखा प्राइस के ऊपर। डिमांड ज्यादा तो प्राइस का क्या होगा? डिमांड कम तो प्राइस के साथ क्या होगा? लॉ ऑफ सप्लाई में हमने पढ़ा था, सप्लाई ज्यादा, सॉरी प्राइस ज्यादा तो सप्लाई ज्यादा, इधर सप्लाई ज्यादा तो प्राइस के साथ क्या होगा? प्राइस, सप्लाई कम तो प्राइस के साथ क्या होगा? ये हमने देखना है। अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, अब वो आप देख चुके हैं। अब मैं आपको इतना शातिर बनाऊंगा, इतना तेज बनाऊंगा कि आप विजुअलाइज कर सकें, आप विजुअलाइज कर सकें। मुझे बताएं, मैं डिमांड को चेंज कर रहा हूं और ऐसे चेंज कर रहा हूं कि डिमांड इंक्रीज हो रही है। डिमांड इंक्रीज हो रही है मींस के राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड है ना। हाँ, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें, पहले एक इक्विलिब्रियम और फिर डिमांड को आप राइटवर्ड शिफ्ट करें। मुझे बताइएगा कि न्यू इक्विलिब्रियम आपका ओरिजिनल इक्विलिब्रियम से ऊपर बन रहा है या नीचे? ये ऊपर बनेगा तो बताएं, प्राइस, ओरिजिनल जो प्राइस थी वो नीचे रह गई ना, न्यू प्राइस आपकी ऊपर होगी ना, मींस के प्राइस भी क्या हो रही है? प्राइस भी बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ रही है। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा, सॉरी ये तो सप्लाई वाला है। प्राइस भी बढ़ रही है कि हम डिमांड को जब चेंज कर रहे हैं। लॉ ऑफ डिमांड कहता था कि डिमांड बढ़ेगी उस वक्त जब प्राइस क्या हो रही हो? कम हो रही हो। डिमांड बढ़ती है उस वक्त है जब प्राइस कम होती है। ये क्या कहता है? डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है। अब तो सेम कॉन्सेप्ट तो ना हुआ, सेम तो ना हुआ कि इसको या इधर से पढ़ लो या इधर से पढ़ लो। नहीं 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 नहीं, उसने जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था इसका खास एक मकसद था। आज वो आपने देख लिया और मकसद पूरा हो गया, ठीक है। मैंने पहले उसकी नफी की थी और मैंने उसके ऊपर बड़ा काटा बारा था कि वो ये सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लॉ ऑफ डिमांड में ये नहीं लिख सकते, ये लॉ ऑफ डिमांड के लिए गलत है। ये तो मुझे ऐसे लगता है जैसे लॉ ऑफ डिमांड की एक्सेप्शन में कोई बात थी। यस, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस और डिमांड का रिलेशन है। यहां तक हमें बात समझ आई? शाबाश, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा क्या इसमें हमारी किताब में भी ऐसे ही लिखा हुआ है। अल्लाह करे यही हो। राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड, राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई, ये 4 सिचुएशन है। ओके, चेंज इन, रीजन ऑफ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम, रीजन ऑफ चेंज इन मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम को कैसे चेंज कर सकते हैं हम जी? और रीजन भी बताएं। इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंजेस व्हेन देयर इज अ चेंज इन
नॉन, आपको पता है कि नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज करेंगे तो नॉन प्राइस डिटरमिनेंट तो डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं और सप्लाई को भी चेंज कर सकते हैं। अगर डिमांड क्या है तो मींस के डिमांड चेंज हो जाएगी, डिमांड शिफ्ट हो जाएगी या सप्लाई शिफ्ट हो जाएगा ना, सही है। तो ये आपके सामने है कि हमने नॉन प्राइस डिटरमिनेंट को चेंज किया, चाहे वो डिमांड के हो या फिर सप्लाई के हो। इससे क्या होगा, देयर इज अ शिफ्ट इन डिमांड या सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। अब राइटवर्ड भी हो सकता है, लेफ्टवर्ड भी हो सकता है, वो डिमांड कर्व भी हो सकता है, वो सप्लाई कर्व भी हो सकता है। तो ये आपके सामने है 4 सिचुएशंस, सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 एंड सिचुएशन नंबर 4। ये चारों आपके सामने। और देखिए डायग्राम भी सेम जो मैंने ड्रॉ किया, बस ये था कि इधर ब्लैक एंड वाइट है, उधर कलरफुल डायग्राम है। वो हमें ज़्यादा वहाँ पे जो डिफरेंस है, बाइफर्केशन है, जो चेंज है, वो क्लियरली समझ आ जाता है। आपने देखना है ये E1 है ना, सॉरी E0 और E1। अब आपने सिर्फ इन दोनों को देखना है। ये E0 है, इसका मतलब यह है कि इस पे प्राइस कौन सी होगी, ओरिजिनल प्राइस। E1 पे कौन सी प्राइस होगी, न्यू प्राइस। तो आप न्यू प्राइस और ओरिजिनल प्राइस को देखिएगा, क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रही है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो प्राइस बढ़ रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ये क्या है, राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। ये आपने घर जाके प्रैक्टिस करने हैं। इसके जो सवाल है ना, इसके जो सवाल है ये आपके कॉन्सेप्ट को पक्का करेंगे। ये वाले सवाल, ये लाजमी 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 कोशिश कीजिएगा ये सारे सवाल आप लोगों ने करने हैं। अगर आपसे ये सवाल हो गए, अगर आपसे सवाल हो गए तो फिर समझ जाइएगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ये आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए। अगर आपसे नहीं होते तो परेशानी वाली कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अभी हमारे कॉन्सेप्ट थोड़े वीक होंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि हमारा आसान है, कुछ ज़्यादा ना तो मुश्किल है, ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, वो हम पढ़ेंगे। स्पेशल मार्केट है, उसमें पेरिशेबल एंड एग्रीकल्चर मार्केट, पेरिशेबल एंड अच्छा, ये देखिएगा, टमाटर वर्सेस अच्छा, मुझे बताएं कि हम टमाटर को 3 सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं? हम आईफोन को 10 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं। क्यों, आईफोन 10 साल में जो है वो खराब हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा? आईफोन एक्सपायर नहीं होता, नया मॉडल आ जाता है, एक्सपायर आईफोन कहाँ होता है? टमाटर जो है वो खराब हो जाता है, टमाटर को इस्तेमाल तो नहीं ना कर सकते? इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, 3 सालों बाद इसको इस्तेमाल। तो टमाटर को 3 सालों तक स्टोर नहीं कर सकते। ऐसी वो सारी चीजें जिसको हम लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते आर कॉल्ड पेरिशेबल गुड्स। और जिन चीजों को हम स्टोर कर सकते हैं, जिनको हम स्टोर कर सकते हैं, इसको हम नाम देते हैं ड्यूरेबल गुड्स या नॉन पेरिशेबल कहते हैं। रिलायबल चीजें होती हैं, ये लंबे अरसे ये चीजें चलती हैं। तो पेरिशेबल गुड चीजें कौन सी होंगी? जिसकी शेल्फ लाइफ क्या हो, बहुत कम हो, शेल्फ लाइफ बहुत कम हो। टमाटर क्या है, खराब हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मोस्टली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट क्या होंगे, सारे के सारे क्या हैं, पेरिशेबल। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट देख ले, जितने भी चीजें हैं तकरीबन सारी लंबे अरसे तक इसको स्टोर नहीं कर सकते। हाँ, तकरीबन सारी कह रहा हूं, सारी की सारी नहीं कह रहा मैं, सारी की सारी चीजें नहीं कह रहा। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, डेफिनेशन देखिएगा, पेरिशेबल आर गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव शॉर्ट लाइफ। शॉर्ट लाइफ, क्या ये चीजें आप स्टोर करके, जैसे फॉर एग्जांपल हम आईफोन को स्टोर करते हैं,
आईफोन को स्टोर करके जब भी आईफोन की जरूरत पड़े हम इसकी सप्लाई को बढ़ा सकते हैं। बताएं साहब, हम फ्यूचर में इसको सप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हम फ्यूचर में सप्लाई कर सकते हैं जब भी जरूरत पड़े। क्या हम इसकी प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, कितनी प्रोडक्शन करनी है? कंट्रोल प्रोडक्शन। कब करनी है? रोकनी है प्रोडक्शन तो रोको, मशीन है मशीन को स्टॉप करो, लेबर काम कर रही है लेबर को कहो कि भाई आ जाओ। बताएं, क्या हम टमाटर को स्टोर करके फ्यूचर में सप्लाई कर सकते हैं? नॉट सप्लाई इन, कैन नॉट सप्लाई इन फ्यूचर। क्यों? क्योंकि हम स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा मुझे बताएं, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? अपनी मर्जी से प्रोडक्शन को, इस साल हम इतने टमाटर प्रोड्यूस करेंगे 500, क्यों नहीं कर सकते हम? और टमाटर तो दरख्त भी उगते हैं, वो पौधों पे उगते हैं, वो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है। हम पौधे से कहे इस बार ना देना ज्यादा टमाटर, हमारा इरादा नहीं है, इस बार हमारा ज्यादा इरादा है ज्यादा टमाटर दे देना, मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो कैन नॉट कंट्रोल प्रोडक्शन। मैं जब चाहूं सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता टमाटर की, मैं जब चाहूं आईफोन की सप्लाई को इंक्रीज कर सकता हूं। बात समझ आ गई हमें? ओके। पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होती हैं विच आर शॉर्ट और यूजफुल लाइफ, देयर सप्लाई कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड स्टोर्ड बाय, ना तो हम प्रोड्यूसर इसको स्टोर कर सकते हैं और ना ही हम इसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो इसकी सप्लाई क्या होगी फिर? रिमेन फिक्स्ड। क्या? फिक्स्ड। अच्छा, हम सप्लाई को इंक्रीज कब करते हैं? जब प्राइस ज्यादा, तो हम सप्लाई को, ऐसा ही है ना सप्लाई का ये जो कर्व है, ये जो स्ट्रेट लाइन सप्लाई है, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्राइस अगर कम है तो सप्लाई कम, प्राइस अगर ज्यादा तो सप्लाई भी ज्यादा, प्राइस और ज्यादा तो सप्लाई और ज्यादा, ऐसे ही है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस कम तो सप्लाई भी कम कर दो, प्राइस कम तो हम सप्लाई को क्या करेंगे? कम करेंगे, ऐसे ही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, टमाटर की प्राइस फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो रही है, टमाटर की प्राइस बढ़ रही है, क्या मैं टमाटर की प्रोडक्शन अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूं? टमाटर की प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं। टमाटर पहले 30 रुपए किलो थे, अब 30 रुपए से ये 80 रुपए किलो हो गए, अपनी मर्जी से बढ़ा सकता हूं? नहीं, ऐसे कैसे बढ़ा सकता हूं? टमाटर की प्रोडक्शन में टाइम लगता है, मुझे पौधा लगाना पड़ेगा, बड़ा होगा वो, फिर उसके फूल आएंगे, फूल आने के बाद उसमें सब्जियां यानी टमाटर आएंगे। मैं बताएं साहब, फॉर एग्जाम्पल गंदम है, गंदम की प्राइस बढ़ रही है, क्या मैं इसकी प्रोडक्शन को बढ़ा सकता हूं? नहीं, अगले दिन मैंने प्रोडक्शन ज्यादा करनी है, मैं ज्यादा सेल करनी है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा, क्यों नहीं कर सकता? तो भाई गंदम की फसल को तैयार होने में 6 माह लगते हैं, 6 माह लगेंगे, 6 माह इंतजार करना पड़ेगा मुझे, तो मैं उस वक्त इसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकता। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो सप्लाई कर्व होगा, ये देखें, बल्कि मैं इसका सप्लाई कर्व आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं टमाटर का सप्लाई कर्व, मैं गंदम का सप्लाई कर्व आपको दिखाने लगा हूं। ये है गंदम और टमाटर का सप्लाई कर्व। प्राइस पहले ये थी तो सप्लाई ये, प्राइस बढ़ के ये हो गई है, सप्लाई फिर भी वही है। प्राइस सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? बताएं शाबाश, पेरिशेबल गुड की बताएं शाबाश, इसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकते हैं? प्राइस और बढ़ गई, देखो प्राइस बढ़ रही है ना, तो बढ़ाओ ना सप्लाई को। सर नहीं बढ़ा सकते, कैसे बढ़ाऊं मैं? नहीं बढ़ा सकते। तो ये सप्लाई कर्व होगा, ये सप्लाई कर्व होगा। इस सप्लाई कर्व को नाम देते हैं, इस सप्लाई को जिसमें चेंज ना आए, इस सप्लाई कर्व को नाम देते हैं इन इलास्टिक सप्लाई कर्व। क्या?
इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। सर इनइलास्टिक का क्या मतलब होता है? इलास्टिक मुझे बताएं शाबाश किसे कहते हैं? लचकदार को। लचकदार मींस के जिसमें लचक ज्यादा हो, फोर्स लगाएं तो तब्दीली आए उसमें। तो यहां पे इससे मुराद क्या है? प्राइस को चेंज करें तो तब्दीली आए तो वो इलास्टिक है, प्राइस के साथ तब्दीली आए तो इलास्टिक। इनका लफ्ज यूज करते हैं किसके लिए? नॉट के लिए। प्राइस को चेंज कर रहा हूं, ये देखें प्राइस को चेंज कर रहा हूं, क्या सप्लाई में कोई तब्दीली आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं चेंज इन सप्लाई? नो चेंज इन सप्लाई, या चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू 0। तो इसका नाम क्या है? इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। मम्मी बात समझ आ गई? इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। अब आए सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स। सप्लाई कर्व ऑफ पेरिशेबल गुड्स। Supply of perishable goods remain fixed during a certain period. Therefore, supply curve is vertical. क्या? Vertical. प्राइस को चेंज करूंगा तो उसकी वजह से सप्लाई बताएं शाबाश चेंज होगा? नो, सप्लाई विल ओनली चेंज द प्राइस चेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन डिमांड। डिमांड की वजह से वो चेंज हो सकता है, लेकिन सप्लाई चेंज नहीं होगा। तो जब सप्लाई चेंज नहीं होगा तो सप्लाई का कर्व कैसे बनेगा? वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बनेगा। स्ट्रेट लाइन वर्टिकल कर्व बनेगा, वर्टिकल होता स्ट्रेट लाइन है, तो वर्टिकल कर्व बनेगा, यानी नो चेंज। और इस वर्टिकल को अंडरलाइन करके आप लिख लें इनइलास्टिक। बात समझ आ गई? चलो आपको भी बात समझ आ गई, उसको भी बात समझ आ गई। कहता प्राइस ऑफ फॉर प्राइस फॉर एग्रीकल्चर गुड्स आर यूजुअली इनस्टेबल। प्राइसेस क्या होती हैं? स्टेबल नहीं होती। आपको पता है पेरिशेबल गुड्स है, प्राइस जो है वो अगर चीज खराब हो गई तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है उसकी। तो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इनइलास्टिक डिमांड एंड सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट। If demand and supply are inelastic, price will be unstable. वेदर कंडीशन की वजह से क्या होगा? वेदर कंडीशन की वजह से ये इफेक्ट हो सकते हैं। वेदर कंडीशन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो आपको पता है उसकी वजह से डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं। तो वेदर कंडीशंस विल ड्रामेटिकली इफेक्ट द सप्लाई इन द मार्केट। डिमांड किस तरह इनइलास्टिक है? इस तरह डिमांड इनइलास्टिक है कि सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो क्या डिमांड को फिर हम चेंज कर सकते हैं? सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन नहीं होगी, या किसी साल जो है वो प्राइसेस बढ़ रही हैं तो लोग जो है वो अब गंदम नहीं खरीदेंगे, टमाटर नहीं वो लोग खरीदेंगे टमाटर खरीद। ये प्राइस का इफेक्ट सप्लाई के ऊपर है, प्रोड्यूसर इफेक्ट होगा, डिमांड चेंज नहीं होगी उसकी वजह से, डिमांड नहीं चेंज होती। प्रोड्यूसर बिहेवियर टू डिसाइड करंट सप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस प्राइसेस। यानी ये प्रोड्यूसर जो है वो अगर फ्यूचर की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहे अब 6 महीने बाद, तो वो किस चीज को देखता है? करंट, शाबाश, डिसाइड करंट्स ऑन प्रीवियस प्राइसेस। पास्ट में मार्केट में क्या प्राइस थी, इस प्राइस को देख के वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, इस प्राइस पे बेस पे वो डिसीजन लेता है। अच्छा, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट सूरत में क्या करती है? सब्सिडी देती है टू प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग पार्टिकुलर क्रॉप्स। बफर स्टॉक स्कीम, गवर्नमेंट पहले सब्सिडी दे, सब्सिडी बता सकते हैं?
हाँ, बिला वजह पैसे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने किसानों को जो खाद है वो उसमें सब्सिडी दी है, आपको पता है ना, देते हैं। और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह अच्छी खासी है। आजकल जरा नाराज हैं गवर्नमेंट हमसे, तो शायद नहीं दे रही, लेकिन देती है गवर्नमेंट, ठीक है। और बफर स्टॉक स्कीम, ये सुनिए ये कॉन्सेप्ट, बफर स्टॉक स्कीम। फॉर एग्जाम्पल इस साल हमारी जो प्रोडक्शन है गंदम की, वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई है। पूरी इकोनॉमी में हमें जरूरत है, आई अज्यूम 1000 टन गंदम की, ठीक है, 1000। और जो प्रोडक्शन हुई है, ये हमारी नीड है इकोनॉमी की, लोगों की जरूरत है। और जो प्रोडक्शन हुई है वो है 1500 टन। बताएं शाबाश, प्रोडक्शन ज्यादा है ना, प्रोडक्शन ज्यादा है। अब लोग खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, लोग कितना खरीदेंगे, 1000 टन, 1000 टन। बाकी बताएं शाबाश, 1500 का क्या करूं, सॉरी 500 का क्या करूं, मैं स्टॉक करूं चीजों को, मैं प्रोड्यूसर इसको स्टॉक करूंगा, तो मेरे पास तो गोदाम नहीं है। अगर गोदाम है तो इसमें उसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। बारिश होती है तो जो छत है वो टपकती रहती है। अब गंदम तो खराब हो जाएगी, उसके लिए तो ड्राई कंडीशन चाहिए। अब क्या करूं, मैं प्रोड्यूसर तो बेचारा, मेरे पास इतना कैपिटल होता तो मैं बना ना लेता। अब क्या करते हैं इस सूरत में जो है वो गवर्नमेंट हमें कहती है, भाई ये जो एक्सेस स्टॉक है ना, ये हमें दे दो। क्या करो, मार्केट प्राइस पे या उससे ज्यादा की प्राइस पे हमसे ये गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, ये गवर्नमेंट हमसे परचेज करती है। हमने चीज गवर्नमेंट को बेच दी, बताएं मुझे 500 टन का नुकसान होगा? नहीं, पहले मुझे हो रहा था ना, अब मुझे ये नुकसान नहीं होगा। और गवर्नमेंट जब भी मार्केट में शॉर्टफॉल हो, जब जरूरत पड़े, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यही गंदम इशू करती है। किस रेट पे, सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट जो है इसको इशू करती है। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। मार्केट को वापस स्टेबलाइज करने के लिए, मार्केट को इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए, प्राइसेस को बहुत ज्यादा ना होने के लिए, इसको बचाने के लिए गवर्नमेंट ये परचेज करती है। देखिएगा, परचेजिंग एंड स्टोरेज सरप्लस स्टॉक बाय गवर्नमेंट एंड सेलिंग अ टाइम ऑफ शॉर्टेज टू स्टेबलाइज प्राइस इन द, क्योंकि आपको पता है जब चीजों का शॉर्टफॉल आता है तो लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूसर प्राइसेस को बनने वहां बढ़ा देते हैं, बनने वहां बढ़ा। तो गवर्नमेंट कहते हैं ना 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 भाई, कोई नहीं खरीदेगा, हम खरीदेंगे। तो सारे लोगों के लिए, सबके लिए, सुन लें, जखीरा अंदोजी कैसे लिखते हैं, जखीरा अंदोजी, एक अलिफ फिक्स्ड हो गया ना, जखीरा अंदोजी यही है। सबके लिए जखीरा अंदोजी जो है वो प्रोहिबिटेड है, सिवाय गवर्नमेंट के, जो उन्होंने बफर स्टॉक में की है, बफर स्टॉक की सूरत में की है। ठीक है, बात समझ आ गई ना। जखीरा अंदोजी किससे कहते हैं, चीजों को स्टोर करना, और जब मार्केट में शॉर्टफॉल आए तो प्राइसेस बढ़ा के उसको बेचना। तो ये जो है वो सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये गवर्नमेंट कर सकती है, किस सूरत में, किस केस में, बफर स्टॉक के केस में कर सकती है, अदरवाइज नहीं करेगी गवर्नमेंट भी। बफर स्टॉक स्कीम क्लियर हो गया। उसके डिसएडवांटेज देखें, गवर्नमेंट नीड पब्लिक फंड टू परचेज स्टॉक। गवर्नमेंट के पास कहते हैं इतने पैसे तो है नहीं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से पैसा लेती है। गवर्नमेंट लोगों से बताएं कैसा पैसा लेती है, कलेक्ट करती है टैक्सेस के जरिए से। ये नहीं, गवर्नमेंट ने ये जो गंदम खरीदी है कैसे खरीदी, हमारे पैसों से खरीद के हमें ही बेचती है गवर्नमेंट। एहसान तो जो लो, एहसान नहीं जताएंगे, गवर्नमेंट ने किया है हमारे लिए, हम तो बैठे ही जरा आपके लिए थे। हायर कॉस्ट,
एडमिनिस्ट्रेटिव एफर्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्टोरेज कॉस्ट विद मेंटेनिंग बफर स्टॉक। भाई ये तो होगा ना, जो स्टोरेज कॉस्ट तो पड़ेगी, आप गोदाम में चीज़ें रखो तो आपने एक तो ये उसका सारा ख्याल रखना है, वहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल अगर गर्म सीजन चाहिए तो शायद फॉर एग्जाम्पल हीटर चला रहे होंगे आप, अगर ठंडी चीज़ें वो जगह चाहिए होंगी उसके लिए तो फिर आप रिस्क ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन। पता है इस तरह लोग क्या करेंगे, लोग प्रोडक्शन इतनी सौदा करेंगे कि चलो गवर्नमेंट तो ले ही लेगी ना, गवर्नमेंट तो ले ही लेगी ना, कोई ना किसी ने ना लिए तो गवर्नमेंट तो ले लेगी। तो परचेज ऑफ सरप्लस स्टॉक बाय गवर्नमेंट एट हायर प्राइस में इनकरेज ओवर प्रोडक्शन। हमने ज्यादा कीमत पे आपसे ले ली ताकि आपको नुकसान ना हो, ताकि आपको नुकसान ना हो। आपने क्या किया, और प्रोडक्शन शुरू कर दी। आपने कहा चलो इसका फायदा तो ये हो गया, ये तो बड़े फायदे का बिजनेस है कि ज्यादा प्रोडक्शन करो, मार्केट प्राइस पे बेचो, बचे हुए यूनिट्स किसको बेचो, फिर गवर्नमेंट को ज्यादा प्राइस पे बेचो, ज्यादा मुनाफा कमाओ। तो गवर्नमेंट इसको भी डिस्करेज करती है, ये भी डिसएडवांटेज है। क्लियर हो गई बात? बिजनेसेस कितनी तरह के हो सकते हैं? बिजनेसेस फिजिकल बिजनेस भी होते हैं और ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहे शाबाश, ऑनलाइन बिजनेस की, ऑनलाइन बिजनेस की एग्जाम्पल दे देना, बोलो ना जी जी, और बताएं शाबाश, बस एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये है क्या, ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो आप ई बिजनेस कर रहे हो, ई बिजनेस या इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज द शॉपिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें भी आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हो। कैसे? थ्रू इंटरनेट, थ्रू इंटरनेट। यहां पे फिजिकली जाके आप चीज नहीं खरीदते। मार्केट में हम जाते हैं तो फिजिकली चीज खरीदते हैं ना, लेकिन ई बिजनेस में या इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या करते हो, आप अपने डिवाइस में चीज को पसंद करते हो और वो चीज आप ऑर्डर करते हैं। क्या फिजिकल एग्जिस्टिंग है, या क्या आप देख सकते हो उसको? आप सिर्फ डिजिटली इसको विजुअलाइज कर सकते हो, विजुअलाइजेशन जरूर है पर फिजिकल एग्जिस्टेंस उसकी कोई नहीं है। ठीक है, बेनिफिट्स देखें, बेनिफिट्स देखें। आप मुझे मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा, आपने मुझे बताना है कि फिजिकल बिजनेस में होता तो ये क्या होता। देखिएगा, सबसे पहले स्प्रेड बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या कोई बंदा पूरी दुनिया में कारोबार कर सकता है? कैसे? फिजिकली, हायर पूरी दुनिया में फिजिकली कारोबार करे? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये ऑनलाइन के बेनिफिट है, ऑनलाइन के बेनिफिट है, फिजिकली आपको ये बेनिफिट नहीं मिल सकते। ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेस स्ट्रक्चर नॉट रिक्वायर्ड। ब्रिक एंड मॉर्टर क्या है पता नहीं, छोड़ें इसको, छोड़ें इसको, अभी छोड़ें इसको। नई चीजें हम नहीं सीखेंगे, नई चीजें हम नहीं सीखेंगे अभी। वो चीजें जो पहले से हमें पता हो पढ़ लें और बात है, नई चीज कोई नहीं सीखेंगे। नंबर 3, क्विक मार्केटिंग एट लेस कॉस्ट। फेसबुक पे आप अपलोड करो, यूट्यूब पे करो, आप जो है वो उसमें व्हाट्सएप पे जो है वो शेयर कर सकते हो। आप तो माशाल्लाह से डिफरेंट जो है तरीके हैं, ये क्या उसका नाम है जिस पे आप लोग टाइम जाया करते हो? इंस्टाग्राम पे टाइम जाया करते हो, और बताओ कहाँ पे करते हो? टिकटॉक पे टाइम, और कहाँ टाइम जाया करते हो? भाई यही कंफर्म करना था, कहाँ आपका टाइम जाया हो रहा है जी। यहाँ पर बहुत सारे जो है वो टैब्स है, तो आप यहाँ पे अच्छी मार्केटिंग कर सकते हो। व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स बने होते हैं, आप इंटरनेशनली भी चीज़ें बेच सकते हो, वहाँ पे भी आप कर सकते हो। अच्छा, होल्डिंग कॉस्ट इसकी बहुत ही मिनिमल है। अगर फिजिकल बिजनेस होता आपका तो आप गोदाम और आप जो है वो अपना फिजिकल कैपिटल स्ट्रक्चर बनाते हो, आपकी दुकान होगी, यहाँ पे अपने घर बैठ के जो है वो आप चीज़ें रख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, आपको ना कोई लोगों को हायर करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे ऑफिस की ज़रूरत है, तो ये सारे खर्चे जो है वो आपके बच जाएंगे। बताएं क्या आप उसके लिए जो है वो ये स्टैंड और ये एसी और ये फर्नीचर और ये सारी चीज़ें, बिल्डिंग और ये रेंट पे करेंगे? नहीं।
कंपेरेटिव स्टडी ऑफ डिफरेंट कस्टमर। अच्छा, अब ऑनलाइन है चूंकि आपका, तो आप अपने टारगेट ऑडियंस को डायरेक्टली जो है वो ये चीज़ बेच सकते हो और एडवर्टाइज भी कर सकते हो। आप आपके मोबाइल फ़ोन पे आपको कभी साड़ी की एडवर्टाइजमेंट आती है? क्यों नहीं? क्योंकि हाँ, आप जो है वो सर्च ही नहीं करते। आप सर्च करते हो तो आप शूज सर्च करते हो, आप क्लॉथ्स करते हो, आप ब्रांडेड वॉच करते हो, आप बाइक या गाड़ी सर्च करते हो, यही चीज़ें आती हैं, यही चीज़ें आती हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप ब्रेसलेट जो है वो या फिर इस तरह की जो ख़वातीन की चीज़ें होती हैं वो आपके फ़ोन में नहीं आती। और वो चीज़ें भी जो हमारी औकात से बाहर है वो भी हमारे फ़ोन जो है वो अक्सर हमें नहीं दिखाता होता। मेरे फ़ोन ने कभी मुझे आईफोन नहीं दिखाया। चले जी। बेनिफिट्स फॉर कस्टमर, ये बेनिफिट्स जो हमने थे ये तो बिजनेस के लिए थे। कस्टमर के लिए क्या हो सकते हैं भाई? उसके लिए अगर वो टारगेट वो अपने ऑडियंस को टारगेट कर सकता है तो बताएं शाबाश, कस्टमर की चॉइसिंग बढ़ नहीं जाएगी? अब वो एक ही दराज पे आप सारी चीजें स्क्रॉल कर सकते हो, डिफरेंट सप्लायर इसके होंगे, आप सप्लायर से नेगोशिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी के प्राइस और अपनी मर्जी की चीज ले सकते हो। अब आपको जाने की जरूरत भी नहीं है, आप अपने ऑफिस बैठ के जो है वो पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, आप जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कंज्यूमर सॉवरेंटी बढ़ जाएगी, अब आजादी है बिकॉज ऑफ ग्रेटर चॉइस। जो मर्जी कंज्यूम करें, जो मर्जी खरीदें, जहां से मर्जी खरीदें। कंपैरिजन बहुत आसान हो गई, बार्गेनिंग पावर आपके पास, आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई क्योंकि आपको जाना नहीं पड़ेगा। और मोस्टली जैसे अगर मैं बात करूं खवातीन के लिए, अब बहुत ईजी हो गया शॉपिंग करना, आपको डोर स्टेप पे चीजें मिल जाएंगी। रिवर्स सेक्शन ऑक्शन इज पॉसिबल, आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जो है वो ऑनलाइन इसको बेच भी सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो। अगर इसमें कोई डिफेक्टिव है तो वापस भी भेज दो, आपको खुद फिजिकली नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेनिफिट्स थे फॉर बिजनेस एंड कस्टमर। इम्पैक्ट जो है वो आप खुद पढ़ लीजिएगा, ये मैं कल पढ़ाऊंगा। इम्पैक्ट इस पे ई बिजनेस कस्टमर है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट सप्लायर इन द मार्केट, यस हमने पढ़ लिया, ये इधर है कंपैरिजन में। देयरफॉर मार्केट प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग फैक्टर, तो ये मार्केट प्राइस मैं कल बताऊंगा, आप खुद से पढ़ के आए और मुझे बताएं कि आपको कितनी बात समझ आई है। ठीक है, अब चूंकि हमने मार्केट के बारे में पढ़ लिया, मार्केट में जितने सेलर और होते हैं, बायर होते हैं, उनके डिसीजन हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारे लिए इजी हो गया इसको अंडरस्टैंड करना। ठीक है, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर की एग्जामिनेबिलिटी मैंने आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट जरूर है और इसमें खास तौर पे एमसीक्यूज वो टेस्ट करता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 है हमारा, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 6 है। डिटर्मिनेंट्स वो पूछ सकता है आपसे, 3-4 नंबर के लिए सवाल वो आ सकता है, तो वो भी थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और एमसीक्यूज के लिए तो है ही। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर है ही इंपॉर्टेंट। जी, यहां तक कोई सवाल? शाबाश, कोई सवाल नहीं है, सब अच्छा है। ठीक है, चले आज के लिए फिर इतना काफ़ी है। आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।